सेकंड टेस्ट के सेकंड पार्ट की करेक्शन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, आ सब्सटेंस दैट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस जब से आप वाटर में डिसॉल्व करें और आपको हाइड्रोक्सिल आयंस देगा तो उसे आप एसिड बोलोगे, बेस बोलोगे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, आपके ऑप्शंस गिवन थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है या फिर ये सोडियम आयन है, इट मीन्स कि यहाँ पे जब आप एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल डोनेट करता है उसे आप बेस कहते हो। HCl की अगर एग्जांपल लिखें तो HCl H पॉजिटिव एंड Cl माइनस क्लोरीन के और हाइड्रोजन के आयंस देता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयंस देते हैं वो एसिड होते हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं वो बेस होते हैं। सो HCl इज अ बेस बिकॉज जब आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस while ACl is a acid। So फर्स्ट ऑप्शन फिर आपका क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस का पूछा गया है, हाइड्रोजन आयंस नहीं है, तो आप बेस की ऑप्शन को मार्क करोगे एंड बेस इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन A। Okay, second question, when two or more forms of elements have different atomic mass and same atomic number, they are named as। Okay, जब दो डिफरेंट एटम्स या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन उनका एटॉमिक मास वेरी करता है। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉन नंबर को कहते हो और एटॉमिक मास आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली कहते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का मैं लिख रही हूँ, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 ही है, एटॉमिक नंबर 7 है, इट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 7 है। बट यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के मैं नाइट्रोजन्स लिख रही हूँ जिनका मास वेरी करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फर्स्ट में लिख रही हूँ वो 14 है उसका मास, उसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं और कलेक्टिवली उसको 14 का मास दे रहे हैं। सेकेंड नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 15 में लिख रही हूँ, इसका मास 15 है। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, इन दोनों का मास तो डिफरेंट है, इसका 14 है मास और इसका 15 है, वाइल इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। ओके, अब यहाँ पे इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर दोनों का ही सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, तो इन दोनों एटम्स को आप बोलोगे कि ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन उनके एटॉमिक मास वेरी करते हैं, उन्हें आप बोलते हो कि ये आइसोटोप्स हैं। ऐसी बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं। इन दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था लेकिन इनका मास जो था वो वेरी कर रहा था। ठीक हो गया। सो ऐसे सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास वेरी करता है, चेंज करता है, उन्हें आप कहते हो कि ये आइसोटोप्स हैं। एंड आइसोटोप्स ऑप्शन सी आप मार्क करोगे। Third question, in the structure of amino acids R represents functional group because किसी भी अमीनो एसिड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि बाकी सारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। सेंटर में कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड दिस आर। सो ये सारे का सारा अमीनो ग्रुप का ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहता है बट आर इसके अंदर वेरी करता है। सो ये आर की अटैचमेंट डिटरमिन करती है कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस आर को रिप्लेस करवा दिया है H से तो ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर आपने इस R को रिप्लेस करवा दिया है CH3 से तो ये आपका एलानिन अमीनो एसिड हो जाएगा। सो ये जो R यहाँ पे प्रेजेंट है ये R डिटरमिन कर रहा है कि अमीनो एसिड कौन सा है, उसकी टाइप कौन सी है, बिकॉज बाकी सारा जो अमीनो एसिड है वो सेम है, जस्ट R के चेंज होने से अमीनो एसिड का नेम चेंज हो रहा है। सो आप कहते हो कि ये R फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मीन्स कि ये इसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा। ठीक हो गया, बिकॉज बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो हर एक अमीनो एसिड में सेम रहता है, जस्ट आपने आर का जो ग्रुप है वो चेंज करवाया तो उसका नेम भी चेंज हो गया। सो थर्ड फिर आप क्या मार्क करोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा, वो कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में। Okay, the molecules that serve as a major energy source in animals are called as।
ओके, ह्यूमंस की अगर बात करें या बाकी एनिमल्स की बात करें तो मेजर जो हमारा फूड का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप लिपिड्स खाते रहते हो या प्रोटीन्स खाते रहते हो, आपको ब्रेड लेनी होती है, आपको राइस लेने होते हैं। अगर आप ये डाइट में नहीं ले रहे तो आपकी हेल्थ वीक होती जाती है। तो आप फिर क्या मार्क करोगे कि जो मेजर सोर्स हैं वो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को मार्क करोगे, बिकॉज ब्रेड एंड जो राइस हैं वो आपकी बेसिक नीड्स हैं, वो आप डेली यूज करते हो। सो ऑप्शन बी इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लिपिड इज सोलेबल इन ऑल एक्सेप्ट। लिपिड्स आपको पता है बेटे कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक आपको पता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे आप वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं कर सकते, वो वाटर रिपेलेंट होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टेंट होता है। हाइड्रोफोबिक क्यों होता है लिपिड्स? बिकॉज इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, वाइल जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक मैंने आपको बताया जो वाटर रिपेलेंट है, ये काफी डिटेल के साथ हम लेक्चर में बात कर चुके हैं। ओके, सो वाटर रिपेलेंट है, इट मीन्स कि ये वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होगा। जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स कि वो पोलर सब्सटेंसेस को डिसोल्व कर सकते हैं अपने अंदर। सो हमने लिपिड्स को हाइड्रोफोबिक बोला है, तो जितने भी आपके ऑप्शंस गिवन हैं, आपको पता है कि जिस तरह का सोलवेंट होता है उसी तरह का ही सोल्यूट आप उसके अंदर डिसोल्व कर सकते हैं। अगर आपका सोलवेंट पोलर है तो उसके अंदर आप पोलर सोल्यूट ही डिसोल्व करवा सकते हो। अगर आपका सोलवेंट नॉन पोलर है तो उसके अंदर आप नॉन पोलर सोल्यूट ही डिसोल्व करवाओगे। ओके, बिकॉज लिपिड खुद एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसके लिए फिर सॉल्वेंट भी कोई नॉन पोलर ही होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे सब आपके ऑप्शंस गिवन है वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। इट मीन्स के लिपिड्स इन सब के अंदर डिसोल्व हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है वाटर एक पोलर सब्सटेंस है और लिपिड्स नॉन पोलर सब्सटेंस हैं। दोनों की नेचर वेरी करने की वजह से जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होंगे। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर? ऑप्शन डी कि लिपिड्स सारे गिवन सॉल्वेंट्स के अंदर सोलेबल है लेकिन वाटर के अंदर इनसोलेबल है, बिकॉज वाटर इज अ हाइड्रोफिलिक एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। Okay, question number 6 is about in plant cell wall a woody structure carbohydrate. Okay, plant cell wall अगर हम बात करें यूकैरियोटिक प्लांट सेल की, तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, मेजर कंपोनेंट है, लेकिन उसको थिक करवाने के लिए उसकी जो सेकेंडरी वॉल है वो लिपिड्स की हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी वॉल है, जो बेसिक वॉल है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सो मेजर कंपोनेंट जो सेल वॉल का है वो सेलुलोज है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सेलुलोज है एंड सेलुलोज इज गिवन इन ऑप्शन बी। Question number 7, which of the following symbolizes the word DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. काफी दफा हम क्लास में बात कर चुके हैं, and deoxyribonucleic acid is given in option A. सेकेंड ऑप्शन राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि आरएनए का है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द नंबर ऑफ रिंग्स इन स्टीरॉयड्स आर। जब आपने लिपिड्स का टॉपिक पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि ये आपको इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज में। तो स्टीरॉयड्स के स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स होती हैं जब आप उसको ड्रा करते हो, तो 4 रिंग्स आपने पढ़ी थी। स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, दोबारा मैं नहीं ड्रॉ करवा रही। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है। 4 आपके ऑप्शन डी में गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज। ओके, किसी भी सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में इतना वाटर फिल हुआ हुआ है, इस कंटेनर में इतना वाटर फिल हुआ हुआ है, ठीक है, दोनों का लेवल जो है वो वेरी कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा है। क्वांटिटी ज्यादा है, इट मीन्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा है। ठीक है, सो जब भी आपने किसी मैटर की अमाउंट
स्टडी करनी है तो इट मीन्स कि आपने उसका मैथ स्टडी करना है। अमाउंट मीन्स कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल 10 है तो यहाँ पे 20 होंगे बिकॉज इसका साइज भी डबल है। तो किसी भी मैटर की जो अमाउंट है वो एक्चुअली आप उसका मैथ डिटरमिन कर रहे होते हो। एंड मैथ किस ऑप्शन में गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट ट्राइस्टेरिन का फॉर्मूला पूछा गया है और ये आपको याद करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। C57H10 एंड O6। एक कार्बन 57 होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन 110 एंड ऑक्सीजन 6। फॉर्मूला आपको इसका याद करना है खुद ही। एंड क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो एटम्स हैं, एटम ए एंड बी। इन दोनों के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इट मीन्स कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। तो इन दोनों एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड। ये आपका सिंगल बॉन्ड था, इसी तरह का आपने एक और ड्रॉ करेंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड मीन्स के दो बॉन्ड्स बना रहे हैं एटम ए एटम बी के साथ। ओके, फर्स्ट वाले बॉन्ड में आपने पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। एक ये वाला जो है ये ए का है और ये वाला बी का है। सिमिलरली सेकंड बॉन्ड के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4। सो करेक्ट ऑप्शन फिर आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन बी। बिकॉज एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 2 बॉन्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा? 4 को। एंड 4 इज गिवन इन ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज सिमेट्रिकल इन। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पे एक ओके अब आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं, ये ए के पास भी है और ये बी के पास भी है। ओके, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं एटम ए में और एटम बी में, अब यहाँ पे अगर ये जो पेयर शेयर किया गया है ज्यादा अट्रैक्शन इसकी बी की तरफ है। फॉर एग्जांपल ये जो शेयरिंग हो रही है ये ज्यादा बी की तरफ है, तो यहाँ पे बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल क्यों लिखा है हमने? बिकॉज ये जो ए है इसने कंप्लीटली डोनेट नहीं किया। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा था वो ज्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? बी की तरफ। लेकिन कंप्लीटली डोनेट नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली डोनेट होता तो आपने फिर पार्शियल नहीं लिखना था, आपने यहाँ पे जैसे आप NI में लिखते हैं उस तरह से फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस यूज करने थे। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव होता और जो डोनेट कर रहा था वो पॉजिटिव होता। बिकॉज अभी भी शेयरिंग है, अभी भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम्स यूज कर रहे हैं, डोनेट नहीं किया ए ने, इसलिए आपने बोला कि ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव है। लेकिन ये जो पेयर है ये ज्यादा बी के क्लोज है, इसलिए आपने बोल दिया कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। ओके, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयर था ये दोनों के पास इक्वली है। ठीक है, जितना ए के पास है उतना ही शेयर बी के पास है। इट मीन्स के ज्यादा किसी की तरफ उसने मूवमेंट नहीं की है, ना बी की तरफ वो ज्यादा पेयर अट्रैक्टेड है ना वो पेयर ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। सो यहाँ पे आपका जो शेयर्ड पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दोनों के ऊपर फिर ये चार्जेस भी नहीं होंगे। ये चार्जेस किस केस में होंगे? उस केस में जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अनसिमेट्रिकल मीन्स के एक एटम के पास इस पेयर की जो शेयरिंग है वो ज्यादा होगी और सेकंड वाले के पास कम होगी। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर फिर आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन बी, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स के दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बिकॉज दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। अगर ये इक्वली शेयर ना कर रहे होते तो तब आपने बोलना था कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बिकॉज अभी इक्वली शेयर हो रहा है, चार्जेस नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच न्यूक्लियोटाइड इज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करेगा। अब गिवन ऑप्शंस जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 13 के हैं, एटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स कि न्यूक्लिक एसिड को बना रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है जेनेटिक मटेरियल है बॉडी के अंदर। ओके, इन तीनों में से जस्ट जो सेकंड है CAMP, C इज फॉर साइक्लिक, A इज फॉर एडिनोसिन, M इज फॉर मोनो एंड P इज फॉर फॉस्फेट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन CAMP है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। वो एज अ केमिकल मैसेंजर वर्क करेगा, वाइल जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में फिर आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बिकॉज ये मैसेज कन्वे करता है एक सेल से दूसरे सेल में, बाकी कोई भी जो ऑप्शंस हैं वो मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा हेलिक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ विच प्रोटीन। लेक्चर में भी काफी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं, कल भी कुछ ऐसा ही एक ऑप्शन था, उसमें प्राइमरी प्रोटीन का पूछा गया था। ओके, अब ये जो आपके पास अमीनो एसिड्स की चेन आती है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो अमीनो एसिड की चेन आई है, अगर तो ये इसी लीनियर फॉर्म में रहती है तो ये प्राइमरी प्रोटीन है। अगर ये अमीनो एसिड की जो चेन है इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती है और ये अमीनो एसिड इस तरह से उसके ऊपर अरेंज हुए हुए हैं, तो ये आपका सेकेंडरी प्रोटीन है। ओके, अगर यही पेप्टाइड चेन इस तरह से स्फेरिकल शेप में अरेंज हो जाती है तो ये टर्शरी प्रोटीन होती है। कल जो ऑप्शन था वो आपका लीनियर प्रोटीन का था। लीनियर मींस कि ये जो चेन है ये स्ट्रेट ही रहेगी, तो वो प्राइमरी प्रोटीन थी। बिकॉज अभी अल्फा हेलिक्स का पूछा गया है, स्प्रिंग की तरह अरेंज हुए हुए हैं, तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 में सेकेंडरी प्रोटीन है। अगर लीनियर होता तो आपने प्राइमरी मार्क करना था, अगर स्फेरिकल होता तो आपने टर्शरी मार्क करना था। अभी अल्फा हेलिक्स है तो सेकेंडरी मार्क करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ फॉलोइंग। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं होती है, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो ग्रुप है, आपको पता है उसका स्ट्रक्चर। अभी भी इन एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हुए भी हमने ड्रॉ किया है काफी दफा, और पहले क्लास में भी काफी प्रैक्टिस हमने की हुई है। ओके, सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स के अंदर भी है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस उसके अंदर होती हैं, तो उसके अंदर भी होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन एब्सेंट होती है। सो प्रोटीन्स में भी है, न्यूक्लियोटाइड्स में भी है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा कि बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिट ऑफ मैटर इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड। किसी भी मैटर का कोई भी फॉर एग्जांपल ये कोई भी मेटल है हमारे पास, तो इस मेटल में सबसे स्मॉलर यूनिट क्या होगा। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप स्मॉलर यूनिट एटम्स का लिखते हो, किसी भी मैटर में सबसे स्मॉलर यूनिट फिर वो एटम है, एंड एटम इज गिवन इन ऑप्शन बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, ओनली डिफरेंस इन राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे दो ऑप्शंस इसके हो सकते हैं। फर्स्ट अगर देखें आप, राइबोस का स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस तरह से है, एक राइबोफ्यूरानोज 5 कॉर्नर्ड रिंग है। ओके, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है, और राइबोस का स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस से वेरी किस तरह से करता है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन।
अगर इस राइबोस के स्ट्रक्चर में आप ये सेकंड पोजीशन पे इस ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे तो ये डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट हो जाता है। सो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में जस्ट एक ही डिफरेंस है कि इनकी सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन मिसिंग होता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें उसमें गिवन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के अंदर वेरी कर रहे हैं। बिकॉज ये ऑक्सीजन यहाँ से आपने रिमूव की है तो हाइड्रोक्सिल का नंबर भी वेरी कर रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा था राइबोस में। जब आप यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे, अब ये हाइड्रोक्सिल तो नहीं रहेगा, आप तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। सो इसलिए फिर आप इस वाले शुगर को, दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, बिकॉज जो ज़्यादा कॉमन हम लिटरेचर में स्टडी करते हैं वो यही है कि सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन का मिसिंग है, तो आप यही ऑप्शन मार्क करोगे 17 का ए। और जब भी आप डिफरेंस की बात करते हैं उसके, तो ये मेजर डिफरेंस होता है, तो जब भी आपको दोनों में डिफरेंस आए तो ये आपने इस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मींस के ऐसे फैट्स या ऐसे लिक्विड्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। जिस तरह से आप घरों में ऑयल यूज करते हैं, वो सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और जो घी है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दोनों बॉन्ड्स होने की वजह से फिर आप क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड मीन्स के दो एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड्स हैं और ट्रिपल मीन्स के 3 हैं। और अनसैचुरेटेड में जस्ट एक सिंगल बॉन्ड होता है हर एक एटम के दरमियान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में अगर आपने पहले पढ़ा कि रिंग्स 4 हैं तो यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा 17। ये भी आपने पहले याद किया, एंड 17 ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ। इसका स्ट्रक्चर बेटे आपने क्लास में पढ़ा था। हाइड्रोफिलिक मीन्स के जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर के अंदर सॉलेबल होगा। ओके, सो जो फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोफोबिक, अगर इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इस तरह से इसका हेड होता है और नीचे ये एक टेल होती है उसकी। ओके, अब ये हाइड्रोफिलिक जो हेड है ये फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर होता है, इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरॉल होती है। सो ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट इसका हाइड्रोफिलिक नेचर दे रहे हैं, एंड ये जो इसकी चेन्स हैं ये दोनों चेन्स हाइड्रोफोबिक होती हैं, और ये हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स की वजह से हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक है और ये वाली जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स के ये वाटर को रिपेल करेगा और हाइड्रोफिलिक मीन्स के ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। इसकी हाइड्रोफिलिक नेचर इसके फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लिसरॉल की वजह से है, और इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर इसकी फैटी एसिड्स की चेन की वजह से है। सो फॉस्फोलिपिड्स के हाइड्रोफिलिक हेड फिर आप क्या मार्क करोगे कि ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। सो correct option of question number 20 is option A. Bond between two nucleotide is, okay, bond between two nucleotide phosphodiester linkage बहुत डिटेल के साथ आपको ड्रॉ करके पहले मैं क्लास में बता चुकी हूँ। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा बता देती हूँ। ओके, ये स्ट्रक्चर बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाया था और इसके साथ साथ मैंने आपको इसकी असाइनमेंट भी दी थी। तो ये प्रैक्टिस पहले हुआ है इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करना नहीं सिखाया, जस्ट आपको ये बताना था कि दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, ये भी पहले वैसे बताया हुआ है लेकिन रिकॉल करवा रही हूँ जस्ट आपको। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। जब भी दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स ने कंबाइन करना होता है तो कंबाइन करने के लिए उनके दरमियान एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। अगर आप सेपरेटली भी इसको ड्रॉ कर लें तो यहाँ पे आपको पता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जब ये दोनों डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा और एक जो ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएगा वो एक ऑक्सीजन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से ग्लू की तरह अटैच करने में हेल्प आउट करेगा। ओके, अब आपने बोला कि ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, तो आप इस लिंकेज को फॉस्फोडाइस्टर क्यों बोलते हैं वो हम देख लेते हैं।
आपको पता है ईस्टर लिंकेज कोई भी ऐसा लिंकेज होता है जिसमें एक R कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सेकंड R2 होता है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन होती है। ओके, अगर यहाँ पे आप अज्यूम कर लें कि इस फॉस्फोरस की जगह पे कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे आपको एक ये फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और एक आपको इस साइड से फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे दो ईस्टर लिंकेजेस हैं, ये फर्स्ट ईस्टर लिंकेज है और ये सेकंड ईस्टर लिंकेज है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन होती है लेकिन यहाँ पे इस वाले लिंकेज के अंदर कार्बन नहीं है, इसलिए आप कहते हो कि ये फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है। अगर यहाँ पे कार्बन नहीं होती तो इसे आपने जस्ट बोलना था कि ये डाई ईस्टर लिंकेज है, बिकॉज यहाँ पे फॉस्फोरस है इन प्लेस ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे आप कहते हो कि ये फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज है। फॉस्फो मीन्स के कार्बन की जगह पे फॉस्फोरस है और डाई मीन्स टू, ईस्टर मीन्स के ईस्टर लिंकेजेस ये वाला आपका लिंकेज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर कि दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने के लिए जो लिंकेज है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। मैंने क्लास में प्रैक्टिस आपको करवाई थी कि प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स को कंबाइन करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंबाइन करने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये सारे बॉन्ड्स आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में लाजमी आते हैं और आपको लाजमी याद भी होने चाहिए। और याद करने के लिए मैंने आपको हिंट भी बताई थी कि पेप्टाइड एंड प्रोटीन दोनों का फर्स्ट जो लेटर है वो सेम है, या आप याद करने के लिए इसकी एक हिंट याद कर लेते हो। और ग्लाइकोसिडिक का फर्स्ट लेटर और ग्लूकोज जो कि सबसे एक कॉमन आप कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, उन दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, तो आपको ये याद करने के लिए एक हिंट मैंने क्लास में बताई थी। आई होप कि आपको याद भी होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ट्रायोज एंड ट्राइसैकराइड आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट कि ट्रायोज और ट्राइसैकराइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। ट्रायोज बेटे आपको पता है, ट्रायोज एंड ट्राइसैकराइड। ओके, ट्रायोज एंड ट्राइसैकराइड, एक ट्रायोज इज अ मोनोसैकराइड एंड ट्राइसैकराइड इज अ ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड है, इट मीन्स कि ट्रायोज में एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। ट्राइसैकराइड में टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सो ट्रायोज एक मोनोसैकराइड है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, बिकॉज मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स वेरी करता है, तो इसीलिए उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, 4 भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ट्राई यहाँ पे 3 है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, और ट्राइसैकराइड में 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फिर आप यहाँ पे देख लें। पहले आपको ट्रायोज का नंबर देखना है, फिर ट्राइसैकराइड का देखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रायोज हमने बताना है मॉलिक्यूल 1 वाला फिर बी के अंदर ही आ रहा है, और इसके अलावा ट्राइसैकराइड का करेक्ट ऑप्शन फिर 1 और 3 आ जाएगा, एंड ऑप्शन बी है ये कि ट्रायोज में एक मॉलिक्यूल एंड ट्राइसैकराइड में 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड्स आर। ओके, सो किसी भी फैटी एसिड की चेन में नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो इवन होंगे या ओड होंगे। इवन मीन्स के वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और ओड मीन्स के वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। 2 डिजिट्स लिख रही हूँ, 17 एंड 16। 16 को आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 17 को नहीं कर सकते। सो ये आपका इवन नंबर है और ये आपका ओड नंबर है। फैटी एसिड्स के अंदर हमेशा इवन नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर फिर आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, एट विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड। बहुत अच्छे से आपको पता है कि किसी भी पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है और 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और जब भी 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन करना है, वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3
एंड आने वाले कार्बन के 5th कार्बन के फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं। सारी नंबरिंग मैंने आपको क्लास में बड़ी डिटेल के साथ बताई हुई है। सो 24 में फिर आप क्या मार्क करोगे कि फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है किसी भी पेंटोज शुगर की, ऑप्शन ए। सो लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर इन ट्राइग्लिसराइड। एक ट्राइग्लिसराइड के अंदर आपने किसी भी ग्लिसरॉल को अटैच करवाना है 3 फैटी एसिड्स के अंदर। ट्राई इज 4, यहाँ पे 3 है और 3 फैटी एसिड्स आपने एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड है। इसकी फॉर्मेशन भी हमने क्लास में बात की थी। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस अभी करके आए होंगे और दोबारा इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर भी लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 25 में फिर टोटल फैटी एसिड्स 3 हैं एंड 3 इज गिवन इन ऑप्शन सी। ओके बेटा, ये आपका सेकंड टेस्ट था। आई होप कि आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड लक।